अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रईसा कैसी हैं आप? ठीक हैं सर, बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आज मेनली हम पीटीआई पे बात करेंगे। 9 मई आ रहा है और कल हमने अलीमा ख़ान की एक प्रेस टॉक सुनी जिसमें वो पीटीआई के एमएनएज़ को और एमपीएस को अडियाला के बाहर से ये कह रही थी, बहुत बरहमी का इजहार कर रही थी कि ये इमरान खान के नाम पर वोट लेते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं, लेकिन जब शो अप करने का टाइम आता है, धरने देने का टाइम आता है तो इनमें से कोई भी नज़र नहीं आता। तो उन्होंने बहुत गुस्से में ये बात कही। इसके साथ ही मुराद सईद साहब ने एक लंबी सी तहरीर लिखी है, उसमें काफ़ी पॉइंट्स थे, लेकिन उनका भी मेन मुद्दा यही था कि जब इमरान खान के नाम पर आप पजीराई हासिल करते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं, लेकिन जब धरनों की बारी आती है तो कभी रमज़ान का बहाना, कभी बारिशों का बहाना, कभी अब गर्मी का बहाना बना दिया जाता है और कोई भी नज़र नहीं आता है। एटलीस्ट अगर आवाम नहीं आ रही तो एटलीस्ट आप तो आके बैठें, धरना दें, इमरान खान के लिए स्टैंड लें। तो इस वजह से पीटीआई के वोटर्स में, सपोर्टर्स में, इमरान खान के फॉलोअर्स में एक बहुत ही डिप्रेशन सा नज़र आ रहा है, एंग्जाइटीज़ नज़र आ रही हैं, कोई रोड मैप बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी, ये बात तो दुरुस्त है कि पार्टी के लेवल पे काफ़ी डिप्रेशन है और जब मायूसी होती है तो सबसे पहले विद इन स्ट्रक्चर जो होता है ना, एक दूसरे पे लोग एतराज़ करते हैं। ये हमेशा होता है। कोई भी टीम अगर हार रही हो तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रही होती है कि उसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे। लेकिन जब जीत रहे होते हैं तो कहते हैं ना कि जीत के 100 बाप होते हैं लेकिन शिकस्त का कोई बाप नहीं बनता। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई है वो बतौर पार्टी और उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक फ्रैक्चर हो चुका है। उसकी एक रीज़न तो हर एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा प्रेशर है, लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, जो इनके पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, जो इनकी थी पार्लिमानी लीडर, उनको नाअहल कर दिया गया, नए लोगों को लाना पड़ा। इसी तरह पंजाब में आप देखें कि उनके जो बड़े स्टार थे हमाद अज़हर, मियां असलम इकबाल, वो गायब हैं और यहाँ पे आलिया हमज़ा को लगाया गया पंजाब की सदर, लेकिन वो भी कुछ परफॉर्म नहीं कर रही। इसी तरह जब याद होगा गंडापुर के बारे में कुछ डिस्प्लेयर सामने आया था तो सबसे पहले उनसे केपी की जो पार्टी थी वो वापस ली गई थी और जुनैद अकबर को प्रेसिडेंट बनाया गया था। जुनैद अकबर भी कुछ नहीं कर सका, कहा गया था वो बड़ा हॉकिश है, वो ये करेगा, वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सका। आपने गंडापुर को हटाया, उसके बाद ये सुहेल अफरीदी को लेकर आए कि ये एक नौजवान है, ये कुछ थ्रिल पैदा करेगा, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो डिप्रेशन है ये वजह है, मैं समझता हूँ, जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, बहनों का ये मसला होता है हमेशा कि वो अपने भाई के लिए जिस तरह का एक इमोशनल उनका ताल्लुक़ होता है, वो बीमारी में, दुश्मनी में, बुरे वक्त में वो बहनें जो होती हैं वो ढाल बन जाती हैं अपने भाई के लिए। ख़ा भाई उनको इतना पसंद करे या ना करे, कल को आते इमरान खान साहब तो शायद इन बहनों का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जब पार्टी एब्सेंट है तो बहनें फ्रंट लाइन पे हैं और उनको दाद देनी चाहिए। अब ये वो बात तो दुरुस्त कर रही हैं और ये मुराद सईद ने भी दुरुस्त बात की है कि जब आप आम लोगों का तो छोड़ दें कि आम लोग हरास होते हैं, उनको पुलिस पकड़ लेती है, उनके घरों पे छापे मारते हैं। आप जब एमपीए हो, एमएनए हो, सेनेटर हो, आप उनके नाम से आए हो इमरान खान से की वजह से वोट लेकर और उसकी पार्टी की वजह से आप पावर में हो, तो आप जब आपको बुलाया जाए एक बुरे वक्त में तो आपको पहुंचना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं पहुंच रहे। तो पार्टी के अंदर भी एक बहुत एक समझ लें कि एक कॉन्फ्लिक्ट भी है और एक बहुत सारे फ्रैक्चर्स भी हो चुके हैं। अब ये जो लाहौर में जेल में बैठे हुए लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, एजाज चौधरी हो गए, मियां महमूद रशीद हो गए और उमर सरफराज चीमा हो गए, इन्होंने 2, 3, 4 दफ़ा ख़त भी लिखे लेकिन कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। वो कहते हैं कि किसी तरीके से सिस्टम के साथ बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए, कोई भी नहीं बात सुन रहा। इसी तरह चौधरी परवेज़ अलाई को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था या वाइस चेयरमैन बनाया था, उनकी पार्टी में कोई से ही नहीं है। तो अब ये जो लोग पार्टी चला रहे हैं वो कौन है? वो पार्टी चलाने वाले लोग हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, महमूद अचकज़ई, नासर अब्बास, शेख वकास अकरम, साहबजादा हामिद रज़ा, लतीफ़ खोसा, ये वो लोग हैं जो फ्रंट मैन।
फ्रंट पे आते हैं, जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपको नज़र आते हैं। लेकिन ये कौन है? ये पीटीआई का मटीरियल नहीं है। ये बैरिस्टर गौहर किस वक्त पीटीआई में शामिल हुए? 2 साल ये उस वक्त शामिल हुए जब इमरान खान साहब को सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरेस्ट करने की कोशिश की गई और वो उस कमरे को तोड़ा गया जो लाहौर हाई कोर्ट का कमरा था, और वहाँ पे रेंजर्स जब घुसी तो बैरिस्टर गौहर बेसिकली तो पीपल्स पार्टी का आदमी था और इनका वकील था। जब बैरिस्टर गौहर ने ये देखा कि भाई एक बंदे के ऊपर ज़्यादती हो रही है, तो वो ढाल बन गया इमरान खान साहब के सामने, और उसने बड़ा दिलेरी से इमरान खान साहब को कवर किया। और जब उन्होंने पार्टी अपने बाद जब उनको इमरान खान साहब को नाअहली का सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये सबसे दिलेर आदमी है बैरिस्टर गौहर, इसको प्रेसिडेंट लगा दें। इसी तरह सलमान अकरम राजा है। सलमान अकरम राजा इनके वकील थे जी। और सलमान अकरम राजा ने जिस तरह से अदालत में, जेल की कोर्ट में जो तलाक का मुकदमा था इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का, कहा गया था कि तलाक इनकी पहले तलाक नहीं हुई थी, निकाह हो गया था, ये वो फलां, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादती थी, वो मुकदमा ही अपने तौर पे ज़्यादती की एक शक्ल थी। उसमें जो सलमान अकरम राजा है उसने जितनी बहादुरी से, जितनी दलेरी से, जितना आर्टिकुलेट वे में दलाइल दिए इमरान खान साहब के सामने, तो इमरान खान साहब इम्प्रेस हो गया कि ये मेरी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए। अब आगे जाए महमूदा चकज़ई। महमूदा चकज़ई ने पहली जो पार्लियामेंट में तकरीर की थी, ये जो फरवरी 22 के इलेक्शन के बाद, तो उसने सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा था कि आप ना करें, आप इमरान खान का वोट है जिसको आपने चोरी करके नून लीग को दे दिया है और ये वो फलां। तो इन्होंने कहा वाह बहुत बड़ा लीडर है, इसको अब उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया कौमी असम्बली में। तो इसी तरह नासिर अब्बास राजा हैं, वो इनकी पार्टी के नहीं हैं। चकज़ई भी इनकी पार्टी के नहीं हैं। शेख वकास अकरम ताज़ा वारद हुए पीटीआई में मुस्लिम लीग नून से कुछ साल पहले, ये भी पीटीआई का ओरिजिनल वर्कर नहीं है। अच्छा, इसी तरह साहबजादा हामिद रज़ा की अपनी पार्टी है सुन्नी तहरीक। लतीफ़ खोसा साहब कोई 1.5 साल पहले पीटीआई में आए। तो जो पीटीआई का अपना रंग होता है, ये वर्कर्स के साथ सारे आइडेंटिफाई नहीं होते पीटीआई के साथ जी। और ये इमरान खान साहब की अपनी चॉइस है। और ये वो मैं समझता हूँ सिचुएशन है जिसके अंदर उनकी बहनें फंसी हुई हैं। पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब तो यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि जनाब आपके जो गंडापुर हैं उनका भी अली अमीन गंडापुर का डिसोल्यूशन हो गया। पार्टी उनके साथ मशवरा नहीं करती और वो अपने आप को कहीं पे स्टैंड नहीं कर पा रहा है, लिहाजा वो सोच रहे हैं कि वो पार्टी से ही इस्तीफ़ा दे दें। साथ ही साथ सुहेल अफरीदी साहब के भी इस्तीफ़े की खबरें आ रही हैं कि शायद वो ओहदा छोड़ रहे हैं और उन पर भी इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया है। तो एक तो हमें ये बताएं कि इमरान खान के एंड से कितना इशू है कि उनकी असेसमेंट ठीक नहीं है, वो अपने फ़ैसले बार बार चेंज करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा ये कि जो आपने उनकी बहनों का नाम लिया, अलीमा खान, और जो उनकी बहनें हैं नौरीन और डॉक्टर उस्मा, उनमें भी एक रिफ्ट की ख़बरें सामने आ रही हैं बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से कि अलीमा खान चाहती हैं कि पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो उनकी तरफ से निकले। लेकिन जब हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की थी कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को ये गो अहेड दिया है कि वो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ स्टार्ट करें, लेकिन अलीमा खान वो हैं जो चाहती हैं कि मुज़ाकरात ना किए जाएं, वो चाहती हैं कि वो लीड करें हर चीज़ को। तो उनकी 2 बहनों को तो हमारे सुनने में आया है कि ये बात समझ में आती है, ये पॉइंट समझ में आता है कि मुज़ाकरात किए जाने चाहिए और इनका पॉलिटिक्स के साथ बहनों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो अलीमा खान साहिबा हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो रुकावट बनी हुई है बहुत सारी प्रोसीजर्स में, वो रुकावट बनी हुई है। तो इस पे हम थोड़ा सा देखिए, इसमें भी ना मैं समझता हूँ कि बहनों से ज़्यादा मसला जो है वो कहीं फ़ैसला साजी में है। फ़ैसला साजी ये कि आपको याद होगा कि जब अली अमीन गंडापुर थे सीएम, अली अमीन गंडापुर से बेहतर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए कोई बंदा नहीं था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर पीटीआई का ही एक प्रोडक्ट थे जी। इमरान खान के बहुत लायल थे जी। वो इमरान खान को बाहर देखना चाहते थे जी। लेकिन
उनकी जो ताल्लुकात बने एज ए CM एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जिस तरीके से वो 2 दफ़ा मिसिंग हुए, 2 हाँ दफ़ा जी। धरना कल्मिनेट नहीं हो सका। इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि, बल्कि है, और मैं समझता हूँ कि ये हर सियासतदान जो पॉपुलर होता है वो ये सोचता है कि मेरे साथ तो अवाम है, अवाम को सिर्फ ऑर्गेनाइज करके बाहर लाने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर कोई लीडर है जो इन अवाम को ऑर्गेनाइज करके ले आए तो मेरी मुश्किल आसान हो सकती है। ये एक सादा सा कुलिया होता है जी। हर उस आदमी का जो जेल में हो। लेकिन जब आपके ऊपर बुरा वक्त होता है, जब एस्टेब्लिशमेंट आपके ख़िलाफ़ होती है, जब आपको उस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मदद नहीं कर रहा होता, ऐसे में आप एक चैलेंज करने की, लोगों को सड़कों पे ला के हुकूमत बदलने की जो कोशिश होती है वो आमतौर पे कामयाब नहीं होती। यहाँ पे तो वो कोशिश कामयाब होती है कि जब आपको इशारा किया जाता है कि ले आएँ धरना, और पहले से हुकूमत के पाँव उखड़ रहे होते हैं और एस्टैब्लिशमेंट धरना देने वालों के ख़िलाफ़ होती है या लॉन्ग मार्च करने वालों के ख़िलाफ़ होती है, फिर भी हुकूमत के उखड़ने में टाइम लगता है। कितने महीने धरना दिया था, साल 1.5 साल इमरान खान ने 2014 में, लेकिन हुकूमत नहीं जा सकी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये सोच लेना कि कोई CM KP का आएगा और हुकूमत को उल्टा के रख देगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये गंडापुर के लिए भी पॉसिबल नहीं था, ये सोहेला अफरीदी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इससे इस्तीफ़ा ले लें, कोई दूसरा भी नहीं कर सकेगा। लेकिन जो कर सकना चाहिए वो ये है कि आपका अपना एक क्रेडिबल आदमी होना चाहिए जो मिनिमम शराइत पे आपकी और एस्टेब्लिशमेंट की डील करा दे, और ये जो मुश्किल वक्त है पार्टी के ऊपर, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इससे आप निकल जाएं। ठीक है। लेकिन इसमें रुकावट क्या है? इसमें रुकावट ये है कि अकल तो कह रही है इमरान खान साहब को कि आप कोई ना कोई रास्ता निकालें जी। लेकिन उनके इमोशंस कह रहे हैं कि नहीं, मुझे फिर लोग किस हिस्ट्री में याद रखेंगे। हिस्ट्री में एक तरफ भुट्टो है जिसने जान दे दी थी, और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ है जो चले गए थे बाहर डील करके, तो मैं डील नहीं करना चाहूँगा। वो किसी वक्त आके इस पॉइंट पे रुक जाते हैं। यानी जो एक रैशनल थिंकिंग है उसकी बजाय जब वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि मैं को बाहर ही नहीं आना चाहता या मैं डील ही नहीं करना चाहता और मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, ये एक सबसे बड़ी रुकावट है उनके लिए। और आपको याद होगा जो इनके वेल विशर हैं अमेरिका में, बरतानिया में, और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्होंने एक कोशिश की थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के बात करके रास्ता बनाने की। वो इमरान खान साहब को जेल में भी जाकर मिले, उनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से हुई, किसी हद तक डील करीब होने वाली थी, लेकिन इमरान खान साहब ने आखिर पे इनकार कर दिया। और उन लोगों ने कहा जो गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कसूर नहीं, इस दफ़ा इमरान खान का कसूर था। तो ये भी प्रॉब्लम है कि आप एक अनरियलिस्टिक टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं जो आपसे नहीं हो रहा, उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है सर, वैसे आने वाले दिन ही क्लियर करेंगे कि कितनी क्लैरिटी है इनकी सिचुएशन में, कितनी नहीं, क्या मुज़ाकरात ये लोग कर पाते हैं, इमरान खान बाहर आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। क्योंकि सुना तो यही है कि अगर मुज़ाकरात एक दफ़ा स्टार्ट हो जाते हैं और महमूद खान अचकज़ई एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से कर लेते हैं तो उसके तकरीबन फ़ौरन बाद ही कुछ ही दिनों में इमरान खान की मुलाकातें भी स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे मुराद सईद साहब ने कहा कि अगर MNAs और MPs हमारे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते तो फिर हम भी उनकी गफलत और सुस्ती का बोझ नहीं उठा सकते। तो ये बहुत सारी वही जो आपने बात की कि इंटरनल रिफ्ट्स हैं, इस तरह के खला हैं जो कि जिनको पूर किए बगैर ये लोग आगे तो एटलीस्ट नहीं बढ़ सकते। दूसरा हमने एक ब्रीफली बात करी है सुप्रीम कोर्ट का जो आज डिसीजन आया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट कह लें कि FCC से रिलेटेड, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से रिलेटेड, कि हम किसी भी तरह इनके अंडर नहीं आते, जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ख़ुद को सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग समझता है। तो फिर हम क्या तासुर लें कि हमारे मुल्क की एपेक्स कोर्ट कौन सी है और कौन सी ऐसी फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिटर पाकिस्तान का कौन है, सुप्रीम कोर्ट है या FCC है। तो ये जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। हाँ, जब ये अदालतें बन रही थी तो ये तय नहीं किया गया अभी तक बदकिस्मती से कि जो फाइनलिटी है जी, आखिरी अपील का हक जो है जी, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास होगा। जी।
तसव्वुर ये किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमे हैं उनका जो फाइनल और हतमी वर्डिक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देगा और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनका हतमी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगा। ठीक है। लेकिन ग्रे एरियाज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंतज़ामी फ़ैसले हैं जिनका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से है और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं जिनका ताल्लुक एग्जेक्टिव से होता है। तो ये डिफ़ाइन करना, जैसे मंसूर शाह ने कहा था कि हर फैसला ही हर जो केस होता है जो सुप्रीम कोर्ट में आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, वो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल के तहत आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करता है। तो ये कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा कि ये फैसला जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट का है और ये केस उसका है और ये जो एम्बिग्विटी है इसको कौन दूर करेगा? क्या जजेस करेंगे? क्या आपका ये जो फोरम है जजेस का जो अल्टीमेट जो सुप्रीम वो है आपका जुडिशल काउंसिल होती है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो करेगी या फिर अगेन पार्लियामेंट करेगी कि पार्लियामेंट इसमें बाइफरकेट कर देगी कि फाइनलिटी किसके पास है। ठीक है। तो तब तक ये कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज आप मिस कर गई हो, एक कोर्ट का फैसला बड़ा इम्पोर्टेंट था अरबाब मोहम्मद ताहर का। उन्होंने बुशरा बीबी के मुकदमे का वो जो उनसे मुलाकातें नहीं हो रही उनकी फैमिली की और उनकी सेहत का मामला है उसमें उन्होंने बड़ा दलेराना एक वर्डिक्ट दिया है। ये अरबाब ताहर साहब वो हैं जिनके बारे में जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो एक्सपोर्ट किए गए थे लाहौर से या इंपोर्ट किए गए थे, उन्होंने इन साहब को वो पसंद नहीं करते। अरबाब ताहर साहब और जो सोमरो साहब हैं वो ये दोनों बच गए थे उस ट्रांसफ़र की लहर से। ठीक है। अब अरबाब ताहर साहब ने आज जो अडयाला जेल के सुपरडेंट हैं उनके बारे में सख्त एक्शन लिया है और उनसे कहा है कि अगर ये अगली समात पे ना आए तो फिर हम यहाँ से कुछ लोग भेजेंगे जो उनको गिरफ्तार करके लेकर आएंगे। तो यानी कि एक तरह से उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर कर दिए। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है पीटीआई के लिए। पीटीआई के लिए ये भी एक बड़ी अलार्मिंग बात है कि अरबाब ताहर साहब इतने बड़े झटके से बचे हैं ट्रांसफ़र से, लेकिन फिर भी वो खड़े हैं, इतना बड़ा फैसला और दिया है। उन्होंने पीटीआई की सपोर्ट में ये फैसला दिया है। जी बिल्कुल। सर आज की एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस जी बहुत एंड थैंक यू शुक्रिया। सो मच फॉर वॉचिंग।